सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 2 मार्च के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण और देखते हैं कौन सी खबरें हमारे लिए रहेंगी महत्वपूर्ण। हो सकता है ये वीडियो लेट अपलोड हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं 3 तारीख को बिज़ी रहूँगा और 2 को भी मैं बिज़ी ही हूँ, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। चलिए, प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने संदेशखाली में महिलाओं पर अत्याचार से देश गुस्से में। जो संदेशखाली पश्चिम बंगाल में इंसिडेंट हुआ था और जो न्यूज़ में चर्चा में रहा था उसको लेके हमारे प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है। आ जाते हैं हमारे मेन आर्टिकल्स पे, संपादकीय पे। बाकी राजनीतिक खबरें हमारे किसी काम की नहीं होती तो बेटर लीव इट। वन्य जीव संरक्षण में तकनीकी उपयोग। इसमें है वन्य जीव धरती के पारिस्थितिक तंत्र का अभिन्न अंग है जो जैव व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मगर मानवीय गतिविधियों, जलवायु परिवर्तन और अवैध शिकार के कारण वन्यजीवों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। विश्व वन्यजीव कोष, वर्ल्ड वाइड फंड कहते हैं इसे साथियों। ये जो WWF है, ये वर्ल्ड वाइड फंड है। ये बेसिकली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, NGOs के साथ मिलके, गवर्नमेंट्स के साथ मिलके और नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के साथ मिलकर जानवरों का संरक्षण का कार्य करता है। यही है जो आपके कंजर्वेशन करता है WWF। इनकी रिपोर्ट आई थी हाल ही में, लिविंग प्लानट रिपोर्ट। लिविंग प्लानट रिपोर्ट ये WWF निकालता है। क्या था रिपोर्ट में, देखते हैं। में ये चौंकाने वाला चिंताजनक खुलासा हो चुका है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, ये बेसिकली IUCN होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। ये एक लिस्ट तैयार रखता है, जिस लिस्ट में जानवरों के बारे में एक वर्गीकरण होता है। इस लिस्ट में 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है। पहला होता है एक्सटिंक्ट, मतलब जो जानवर बिल्कुल समाप्त ही हो चुके हैं, उनका अस्तित्व नहीं बचा। और ऐसे ही आपके 2 प्रकार के और होते हैं, मतलब 3 प्रकार, सॉरी मैंने मेजर बता दिया आपको। प्रकार के बहुत सारे होते हैं, बेसिकली एक्सटेंट से लेके एंडेंजर्ड और ऐसे इत्यादि। ये बेसिकली किसी भी प्रजाति का कि इस समय स्थिति क्या है उसके बारे में बताता है। एक्सीडेंट हो गई है या अभी खतरे के निशान पे है, ख़त्म होने वाली है, या कम तो हो रही है मगर अभी कम होने की गति बहुत कम है, या फिर बिल्कुल ही सेफ़ है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। इसी बहाने सभी को पता रहता है कि कौन सी प्रजाति की स्थिति क्या है। आगे थे WWF की रिपोर्ट बताया गया है कि वन्य जीव की आबादी में गिरावट के पीछे तीनों वनों की कटाई, आक्रामक नस्लों का उभार और प्रदूषण, जलवायु संकट तथा विभिन्न बीमारियां प्रमुख कारण हैं। देखिए, डिफॉरेस्टेशन हो गया आपका, इन्वेजिव स्पीशीज़ हो गया और क्लाइमेट चेंज है। ये इन कारणों की वजह से आपका वन्य जीवों में अब जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है। 5 देशों की सामूहिक रणनीति के तहत काम करने वाला एक समूह बनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तस्करी रोकने के लिए। बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया के विशेषज्ञों ने मिलकर 5 देशों की सामूहिक रणनीति के तहत काम करने वाला यह तंत्र इन देशों की विभिन्न जीव की बरामदगी के प्रकरणों का विश्लेषण करने, साथ वन्यजीव तस्करों के संजाल की पहचान कर इंटरपोल की मदद से तस्करों के वित्तीय प्रवाह तंत्र को तोड़ने की भी यह काम करेगा। वन्य जीवों की अनेक प्रजातियां जिस प्रकार दुनिया भर में धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं, उसी के मद्देनज़र संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को 3 मार्च के दिन विश्व वन्यजीव दिवस, देखिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है आपका, ये 3 मार्च को होता है, तो ये आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, 3 मार्च को की घोषणा की थी। विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष का एक खास विषय के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष के दिवस लोग और ग्रह को जोड़ने, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज विषय के तहत डिजिटल नवाचार का पता लगाना और इस बात पर प्रकाश डालने के लिए आयोजित किया जा रहा है कि डिजिटल बेसिकली टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कैसे कंजर्वेशन एफर्ट्स को और बढ़ा सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से
ट्रैकिंग कर सकते हो जानवरों की आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तस्कर जो होते हैं उनको पकड़ सकते हो। बहुत तरीके हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप उनकी हेल्थ को डायग्नोस कर सकते हो। तमाम सेंसर्स होते हैं बॉडी में लगाए जाते हैं, उससे हेल्थ का पता लग जाता है। टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ है। यूएन का मानना है कि हम एक वैश्विक डिजिटल क्रांति के बीच में हैं। जन केंद्रित डिजिटल शासन की बाधाओं को तोड़ और डिजिटल परिवर्तन की शक्ति को उजागर करने के लिए सभी के लिए समान अवसर प्रदान कर रही है। तकनीकी नवाचार ने अनुसंधान, संचार, ट्रैकिंग, डीएनए विश्लेषण और वन्यजीव संरक्षण के कई अन्य पहलुओं को आसान, अधिक कुशल और सटीक बना दिया है। फिर भी इन नए उपकरणों तक आसमान पहुंच असमान पहुंच है। पर्यावरण प्रदूषण और कुछ प्रौद्योगिकियों के अस्थिर अनुप्रयोग 2030 तक सार्वभौमिक डिजिटल समावेशन प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे बने हैं। मतलब देखिए टेक्नोलॉजी का ये है तो आपके वर्चस्व समय एग्जिस्टेंस है टेक्नोलॉजी का, मगर वो क्या है कि अभी इतना यूनिवर्सल नहीं हो पाया है। बहुत ही कम लोगों के पास या बहुत ही कम संस्थानों के पास तकनीकी विकास हुआ है। वन्यजीवों की विभिन्न प्रजातियों को शिकारियों से बचाने के लिए WWF अब प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ साझेदारी से ड्रोन से लेकर इंफ्रारेड कैमरों तक का उपयोग करने का वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए तैयारी कर रहा है। देखिए ड्रोन से हम क्या कर सकते हैं, ड्रोन से हम ऊपर से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ड्रोन तो आकाश में उड़ता है तो हम ऊपर से देख सकते हैं कि कौन सी वन्यजीव कहाँ पे टहल रहा है। दूसरी बात, अगर कोई तस्कर है भी नीचे तो वो इंफ्रारेड कैमरे होते हैं जो अंधेरे में भी देख सकते हैं। इंफ्रारेड कैमरे से हमको दिख सकता है कि हाँ कुछ है शिकारी आपके जो वन्य जीव के आसपास में है। तो ड्रोन के माध्यम से हम ये भी पता लगा सकते हैं। वेब आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से अवैध वन्यजीव उत्पादों को व्यापार से निपटने के लिए WWF ने ऑनलाइन व्यापार के लिए एक मानकीकृत वन्यजीव नीति के अपनाने हेतु ई कॉमर्स सोशल मीडिया कंपनियों के साथ मिलकर काम किया है। अच्छा इन्होंने भी क्या करा, WWF ने जितनी भी आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, दुनिया भर की हैं, वहाँ पे एक नए मानक दिए हुए हैं कि कोई भी वन्यजीव उत्पाद जो है वो आप ऑनलाइन नहीं बेचोगे। और अगर अलाउड है भी तो बिल्कुल समझ लो जो 0.1% चीज़ों के लिए है, इसके अलावा अलाउड ही नहीं है। तो ये मानक वगैरह क्या है, इससे क्या होगा ना कि ऑनलाइन तस्करी पॉसिबल नहीं है। किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते वन्यजीवों के प्रोडक्ट्स की या फिर उनके रिमेन्स की। WWF का लक्ष्य दुनिया में जंगली वादों बाघों की आबादी को दुगने करना है। इस बारे में उसका कहना है कि बाघों को बचाना किसी एक प्रजाति को पुनर्स्थापित करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। WWF की ये रिपोर्ट बताया जा चुका है कि हाथी दांत के लिए हाथियों की अवैध हत्या से उनकी वैश्विक आबादी नष्ट हो गई है। अनुमान के मुताबिक शिकारी प्रतिवर्ष उनके दांतों के लिए करीब 20,000 हाथियों की हत्या कर देते हैं। मतलब जो दांत होते हैं हाथी के, टस्क जिसे हम कहते हैं, ये असल में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें बहुत सी मिनरल्स क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, आइवरी भी कहते हैं। तो इसलिए हाथियों को मार देते हैं शिकारी। अब उसके लिए भी काम करा जा रहा है कि कैसे करते हैं। देखो ये एजेंसीज है ना, इंटरपोल के साथ मिलके रेड्स मारते हैं। अगर किसी जहाज से तस्करी हो रही है तो रेड मार देंगे उसमें, जो नेवी के साथ मिलकर, कोस्ट गार्ड के साथ मिलके, जनरली कोस्ट गार्ड ही होती है, रेड मार देंगे और उससे लिंक निकाल के कौन माफिया था जो शहर में ये माल सेल कर रहा था उसको भी पकड़ने का प्रयास करेंगे। मतलब कि हर संभव तरीके से तस्करी को ख़त्म करने का प्रयास इनका रहता है। पर्यावरण वैज्ञानिकों का मानना है कि वन्यजीवों के अस्तित्व पर मंडराते संकट का सीधा असर भविष्य में पैदावार, खाद्य उत्पादन आदि पर पड़ना है। लेकिन हम जानते हैं जो हमारा एक फूड साइकिल है ना, इसमें हर कोई ज़रूरी है। तो हमें ज़रूरी है कि हम कंजर्वेशन करें। अब इस आर्टिकल से आप क्या लेंगे, इस आर्टिकल से आप अपने आप अध्ययन करिएगा वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जो 1972 है, 1972 है, और WWF के बारे में, संस्था का कब स्थापना हुई, क्या नाम है, IUCN के बारे में, इसकी लिस्ट होती है एक्सटिंक्ट की, डेंजर की, एंडेंजर्ड स्पीशीज की, वो लिस्ट आप देखिएगा। आप कहते हैं बढ़ोतरी के बावजूद चालू वित्त वर्ष की तीसरी यानी दिसंबर तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 8.4% दर्ज हुई है। यह निसंदेह उत्साहजनक आंकड़ा है। जो हमारी इसमें ग्रोथ है इस समय 8.4% की लिखी गई है। यह निसंदेह उत्साहजनक आंकड़ा है। ये भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान की कहीं अधिक है।
इस तरह चालू वित्त वर्ष सफल सकल घरेलू उत्पाद सारे अनुमानों से अधिक रहने वाला है। रिजर्व बैंक ने अपना पुराना अनुमान बदलकर इसे 7.6% कर दिया है। हालांकि रिजर्व बैंक ने माना था कि तीसरी तिमाही में आर्थिक विकास दर 8% के नीचे रहने का अनुमान है। तिमाही की विकास दर ऊंची रहने के पीछे विनिर्माण क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन, कर संग्रह में बढ़ोतरी और सब्सिडी खर्च में कमी की मूल्य कारण माना जा रहा है। मगर इस आर्थिक विकास दर की परत दर परत पड़ताल करें तो कई असंगत स्थितियां भी नजर आती हैं। आर्थिक विकास दर की ऊंची रहने के बावजूद 8 प्रमुख बुनियादी उद्योग कोयला, इस्पात, बिजली, कच्चा तेल, रिफाइनरी, प्राकृतिक गैस और उर्वरक और सीमेंट, ये बेसिकली हमारी आसान भाषा में 8 कोर इंडस्ट्रीज होती हैं। 8 कोर इंडस्ट्रीज होती हैं हमारी अर्थव्यवस्था में। यही इसमें आपका सीमेंट आता है, रिफाइनरीज आता है, कोयला, इस्पात, स्टील आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट्स। ये मतलब हमारी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। आगे आते हैं। माना जाता है कि तेज अर्थव्यवस्था वाले देशों की तरफ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अपने आप आकर्षित होता है। देखिए, अगर हमारा देश का जो ग्रोथ परसेंटेज है वो बड़ा रहेगा, उससे क्या रहेगा कि जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भारत में आने के लिए एक ऊर्जा जग जाएगी, हमें भारत में इन्वेस्ट करना है। आगे आते हैं। अगला आर्टिकल है बेजा इस्तेमाल। इसी बड़ी विडंबना क्या होगी कि जो नियम कायदे अपवाद स्थितियों में लागू करने के लिए बनाए गए हैं, खुद सरकारें उनके दुरुपयोग करने से नहीं हिचकिचाती। बलात्कार और हत्या का अपराध को जेल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम को लेकर हरियाणा सरकार की इस उदारता का मतलब समझना मुश्किल है कि क्यों उसे बार बार पैरोल दिया जाता रहा है। हरियाणा सरकार के इस रुख पर तीखा सवाल उठ रहे थे, मगर उसकी अनदेखी करते हुए राम रहीम को पैरोल को बाहर जाने की छूट मिलती रही है। इस तरह अब इस तरह अब तक उसे करीब 8 महीने जेल से बाहर रहने का मौका मिल चुका है। मतलब जो राम रहीम है ये बार बार पैरोल पे बाहर आ जाते हैं। पैरोल पे बेसिकली क्या होता है कि बहुत ही स्पेशल कंडीशन में जो जज होता है वो आपको बाहर जाने की अनुमति देता है। इस पैरोल के दौरान आपको रेगुलरली थाने को रिपोर्ट भी करना होता है, और पैरोल कुछ समय के लिए होती है, आपको फिर से वापस जाना पड़ जाता है। हरियाणा सरकार की दलील है कि ये सुविधा नियमों के तहत दी गई है, मगर सवाल है कि एक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 3 मामलों में सजा पाए व्यक्ति की तरह और कितने अन्य लोग को इसी आधार पर पैरोल दी गई है। गौरतलब है कि पैरोल नियमों के तहत कैदियों की सीमित अवधि के लिए कुछ शर्तों के साथ जेल से बाहर जाने की इजाज़त देने राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। मतलब जो कि स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने अथॉरिटी से पैरोल देकर किसी भी कैदी को बाहर कर सकती है एक स्पेशल कंडीशन में। जैसे कुछ लोग की फैमिली में तबीयत ख़राब हो जाती है, या बच्चों को देखने वाला कोई नहीं होता है, ये स्पेशल कंडीशंस होती हैं। या किसी की वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता है, तो इसलिए जज दे देता है पैरोल। आ जाते हैं। बाकी खेल जगत की खबरें हैं, कुछ विशेष तो हो नहीं रहा क्रिकेट के अलावा, बहुत उसको मिस कर देंगे यहाँ पे। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, जो भी करंट अफेयर हमने यहाँ पे मिस कर दी है आप प्लीज़ उसको वेबसाइट में जाकर देख लीजिएगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थोड़ा आज मेरा गला ख़राब है, इसलिए मैं सही से शायद आपको डिस्टर्बेंस लगा हो कुछ बोलने में, तो क्षमा चाहता हूँ। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके करंट अफेयर्स को डिटेल एनालिसिस के साथ वहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये क्विक एनालिसिस था। कल फिर आते हैं नए विश्लेषण के साथ मंडे को। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।